नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 6 जो है वंशागति का आणविक आधार यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इसका 4 भाग हम लोग पढ़ रहे हैं और आज जो है पढ़ रहे हैं हम लोग भाग 5। भाग 4 में हम लोगों ने जाना है डीएनए की संरचना के बारे में। डीएनए की संरचना किस प्रकार से होती है, तो वहाँ पे हमने खूब अच्छे से बताया है कि डीएनए की संरचना में जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं, यानी कि डीएनए जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। और उसी के संबंध में वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया, डीएनए का जिसे कहा जाता है वाटसन और क्रिक मॉडल। और उसमें उन्होंने बताया, इसी को डबल हेलिक्स मॉडल इंग्लिश में बोलेंगे, और उन्होंने बताया कि जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं एक रस्सी की तरह एक दूसरे से कुंडलित होती हैं, यानी कि 2 कुंडलन होते हैं दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का। और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो है नाइट्रोजनी क्षार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और बताया गया है कि नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में कौन कौन होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। जहाँ पे एडेनिन जो है थायमीन से जुड़ता है, कितने हाइड्रोजन बंध से, तो 2 हाइड्रोजन बंध से। और साइटोसिन जो है ग्वानिन से जुड़ा होता है, कितने हाइड्रोजन बंध से, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। वही संरचना फिर हमने यहाँ पे दिखाया है कि ये डबल हेलिक्स संरचना है, द्विकुंडलिनी है, किसके, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का ये जो भाग दिख रहा है ये क्या है, तो उसका बेस है। क्या है, बैकबोन कह सकते हैं उसका बेस। इसमें क्या है, तो फास्फेट और शुगर ये मिलकर के बनाते हैं उसका क्या, बैकबोन, फास्फेट और शुगर। उसी के बाद से जो है बीच में जो है क्या होता है, तो नाइट्रोजनी क्षार होता है, जिसमें कि थायमीन एडेनिन से जुड़ा होता है और ग्वानिन साइटोसिन से। ये भी बात आप लोग याद रख लीजिए कि एडेनिन जो थायमीन से जुड़ा होता है वो कितने हाइड्रोजन बंध से, 2 हाइड्रोजन बंध से। और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा होता है कितने हाइड्रोजन बंध से, तो 3 हाइड्रोजन बंध से। और इनकी हजारों संख्या होती हैं इसमें। एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है क्या, नाइट्रोजनी क्षार, उसके बाद से पेंटोस शर्करा, और उसके बाद से जो है फास्फेट समूह से जुड़ा होता है। नाइट्रोजनी क्षार कौन से, 4, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। पेंटोस शर्करा डीएनए में कौन सा, तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा। और फास्फेट समूह का मतलब कि PO4। यहाँ पे जो है एक छोर, स्वतंत्र छोर होते हैं इसमें, तो एक छोर जो है 5' है, और उसका जो अंतिम छोर हो जाएगा, अगला छोर जो हो जाएगा 3' का हो जाएगा। कितने का, तो 3' का। उसके बाद से फिर 3' से दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला शुरू होगी 3' से, तो उसका जो अगला छोर आ जाएगा कौन सा, तो 5' वाला। ये सभी बातें जो है हम लोग जो है भाग 4 तक कर चुके हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, इससे पहले उस भाग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और उसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिए, क्योंकि जो हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और किसी न किसी साल में ज़रूर आया रहता है, और आगे भी आने की संभावना इसकी प्रबल हो जाती है। तो आइए देख लेते हैं ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पेंटोस शर्करा के किस कार्बन से नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है, बताया गया है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन है, पेंटोस शर्करा के किस कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ा होता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तीसरा क्वेश्चन है कि एडेनिन हमेशा थायमीन से व ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से कितने हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, और ये क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, डीएनए कोशिका में कहाँ कहाँ पाया जाता है, डीएनए कोशिका में कहाँ कहाँ पाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है IAS एग्ज़ाम में आ चुका है कई बार। ठीक,
तो इन क्वेश्चनों का जो है आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब आज का हम क्लास शुरू कर रहे हैं और जो होगा क्या इस अध्याय का भाग 5। सबसे पहले हम लोग जाने एक नियम जो है क्या चारगाफ का नियम। चारगाफ का नियम। चारगाफ का नियम, इनका पूरा नाम है इरविन चारगाफ। इरविन चारगाफ। और इन्होंने यही जो एडेनिन के सामने थायमिन होता है और ग्वानिन के सामने साइटोसिन होता है, किसमें, तो डीएनए स्ट्रक्चर में, डीएनए संरचना में, ये कई बार बताया जा चुका है। और इसी के संबंध में, इसी संरचना के संबंध में इरविन चारगाफ ने एक प्रमुख नियम दिया था और जिसको कहा जाता है इरविन चारगाफ का नियम। इरविन चारगाफ का नियम। इस नियम में उन्होंने क्या बताया, तो डीएनए में प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडीन की मात्रा के बराबर होती है। यानी कि डीएनए में जो प्यूरिन बेस होता है उसकी मात्रा पिरिमिडीन बेस के मात्रा के बराबर होता है। क्या, तो डीएनए में प्यूरिन क्षार की मात्रा पिरिमिडीन क्षार की मात्रा के बराबर होता है। क्या मतलब कि यहाँ पे प्यूरिन क्षार पिरिमिडीन क्षार के मात्रा, दोनों की मात्राएं जो होती हैं बराबर। जितनी मात्रा प्यूरिन क्षार का होगा उतनी ही मात्रा पिरिमिडीन क्षार का होगा। और इसी को बताया था किसने, इरविन चारगाफ ने। जैसे कि प्यूरिन कितने होते हैं, प्यूरिन क्षार की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो प्यूरिन क्षार की संख्या 2 होती है। क्या, तो एडेनिन और ग्वानिन। उसके बाद से पिरिमिडीन क्षार की मात्रा कितनी होती है, 3 होती हैं। और कौन कौन सा, तो साइटोसिन, उसके बाद से थायमिन और उसके बाद से यूरेसिल। साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। तो क्या मतलब प्यूरिन क्षार पिरिमिडीन क्षार की मात्रा के बराबर होता है किसमें, डीएनए की संरचना में। और यही बात बताया किसने, इरविन चारगाफ ने। किसने बताया, तो इरविन चारगाफ ने बताया। इतनी बातें याद रखिए। तो डीएनए में क्या होता है, साइटोसिन और थायमिन होता है पिरिमिडीन क्षार, लेकिन यूरेसिल नहीं होता है। यूरेसिल कहाँ पाया जाता है, तो यूरेसिल जो है आरएनए में पाया जाता है और आरएनए में थायमिन एब्सेंट रहता है, यानी कि अनुपस्थित होता है। इतनी बात बताया जा चुका है। अब देखिए, जो एडेनिन होता है वह थायमिन से जुड़ा होता है। एडेनिन थायमिन से जुड़ा होता है, कितने बंध से, तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं कि एडेनिन की मात्रा बराबर थायमिन की मात्रा, यानी कि एडेनिन की जो मात्रा होती है किसके बराबर होती है, थायमिन के बराबर होती है। उसके बाद से जो साइटोसिन होता है वह ग्वानिन से जुड़ा होता है, कितने बॉन्ड से, तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, जो कि इस संरचना में दिखाया गया है। ठीक, तो यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि साइटोसिन की, या ऐसे लिखिए, ग्वानिन की मात्रा बराबर किसकी मात्रा, तो साइटोसिन की मात्रा। यानी कि ग्वानिन की जो मात्रा होती है वो किसके बराबर होती है, साइटोसिन के बराबर होती हैं। तब इसे लिख सकते हैं हम लोग क्या, A + G बराबर क्या, तो C + T। A + G बराबर C + T। ये A + G कौन सा बेस है, तो प्यूरिन है। कौन सा, तो प्यूरिन है। और C + T कौन सा बेस है, पिरिमिडीन है।
पिरिमिडीन। तो हो गया ना, प्यूरिन बेस की मात्रा जो होती है पिरिमिडीन बेस के बराबर होती हैं। या इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्या, A+G अपान C+T इजकल टू 1। यानी कि इसका जो अनुपात आएगा किसका, प्यूरिन बेस का और पिरिमिडीन बेस का, वह 1 के बराबर आएगा। प्यूरिन बेस का और पिरिमिडीन बेस का जो अनुपात होगा वो 1 के बराबर होगा। और यही पूरी बात बता रखी है किसने, इरविन चारग्राफ ने। इरविन चारग्राफ ने। इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि 1000 न्यूक्लियोटाइड का एक डीएनए बना हुआ है। कितने का, तो 1000 न्यूक्लियोटाइड का एक डीएनए बना हुआ है। कितने न्यूक्लियोटाइड है, तो 1000, ठीक। और इसमें जो है थायमिन की मात्रा 200 है। थायमिन की मात्रा कितनी है, तो 200, यानी कि टी की जो मात्रा है वह कितनी है, 200 है। थायमिन की मात्रा कितनी है, तो 200। अब देखिए, जब थायमिन की मात्रा 200 है तो इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर, तो थायमिन के बराबर एडेनिन होता है। तो एडेनिन की भी मात्रा कितनी हो जाएगी, 200। और इसमें से यदि हम 1000 में से 400 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 600। अब क्वेश्चन करेगा इसमें कि बताइए कि साइटोसिन और ग्वानिन की कितनी मात्रा होगी। साइटोसिन और ग्वानिन की कितनी मात्रा होगी, तो 600 बचा। इसमें का जो आधा हो जाएगा यानी कि 300 साइटोसिन हो जाएगा और 300 क्या हो जाएगा, तो ग्वानिन की मात्रा हो जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछता है। और इस पर आप अलर्ट रहिएगा कि इसी नियम के आधार पर हम बता सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइडों की संख्या है वो जितना है, यदि 1 का मान दे दिया कि इतना जो है एडेनिन है कि थायमिन है कि साइटोसिन है कि ग्वानिन है, तो उसी के आधार पर हम जो है बाकी सभी नाइट्रोजनी क्षारों का मान या संख्या पता कर सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई तो आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है। अब जो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। क्या, एक क्वेश्चन इसी के आधार पर चारग्राफ के नियम पर ही एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, तो एक डीएनए में 1600 न्यूक्लियोटाइड है। कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, तो 1600 न्यूक्लियोटाइड है। एक डीएनए में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी है, 1600, जिसमें से साइटोसिन की मात्रा 600 है। साइटोसिन की मात्रा कितनी है, 6000 है, 600 नहीं। साइटोसिन की मात्रा जो है 6000 है। तो डीएनए में अन्य न्यूक्लियोटाइडों की मात्रा क्या होगी। डीएनए में अन्य न्यूक्लियोटाइड कौन कौन होंगे, तो एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, उसके बाद से थायमिन होगा। यही होता है ना डीएनए में। साइटोसिन का मात्रा यहाँ पे दे दिया है। हमें पता है कि साइटोसिन जो होता है किसके साथ जुड़ा होता है, ग्वानिन के साथ। यानी कि साइटोसिन की जितनी मात्रा होगी उतनी ही मात्रा तो ग्वानिन की होगी। यानी कि साइटोसिन की मात्रा 6000 है तो ग्वानिन की भी मात्रा कितनी हो जाएगी, 6000 हो जाएगी। ग्वानिन की भी मात्रा कितनी हो जाएगी, 6000 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, 16000 में हम जो है 12000 जो है माइनस कर देंगे। 12000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना बचा, 4000 बचा। तो इसमें से जो है जितना एडेनिन होगा उतना ही तो थायमिन होगा ना। यानी कि 2000 एडेनिन होगा और 2000 जो है क्या होगा, थायमिन होगा। ठीक, इसी तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तब हम आगे बढ़ेंगे और अगला हम लोगों का हेडिंग होगा डीएनए का विकृतीकरण एवं पुनः आकृतीकरण।
डीएनए का विकृतीकरण एवं पुनः आकृतीकरण, डीएनए का विकृतीकरण एवं पुनः आकृतीकरण, इसे बोला जाएगा क्या? तो डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, ये क्या है समझ लेते हैं इसके बारे में। डीएनए का विकृतीकरण एवं पुनः आकृतीकरण, इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये है क्या? देखिए, जैसे कि डीएनए को गर्म किया जाए, जब डीएनए को गर्म किया जाता है तो इनके मध्य जो ये नाइट्रोजनी क्षार होते हैं उनके मध्य हाइड्रोजन बंध टूट जाता है। जैसे देखिए, ये जो है क्या है, तो एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, इसके साथ जो इस तरह से नाइट्रोजनी क्षार जुड़े हुए हैं। ठीक, जब इसे गर्म करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन बंध होते हैं वे क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, और इसी को कहा जाता है डीएनए का विकृतीकरण। यानी कि डीएनए को गर्म करने पर, डीएनए को गर्म करने पर इसका क्या हो जाता है? विकृतीकरण हो जाता है, विकृतीकरण हो जाता है। क्या मतलब कि डीएनए को जब गर्म किया जाता है तो जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं उनके मध्य का हाइड्रोजन बंध टूट जाता है, और इसे ही कहा जाता है, जिस कारण दोनों कुंडलन अलग हो जाते हैं, दोनों कुंडलन अलग हो जाते हैं, इसे कहते हैं डीएनए का विकृतीकरण। इसे ही कहते हैं क्या? डीएनए का विकृतीकरण। उसके बाद से आता है क्या? डीएनए का आकृतीकरण। डीएनए का आकृतीकरण, जब डीएनए को पुनः ठंडा किया जाता है, ठंडा करने पर उसका क्या हो जाता है? पुनः आकृतीकरण हो जाता है, पुनः आकृतीकरण। इसका क्या मतलब कि जब ठंडा करेंगे तो ये टूटे हुए हाइड्रोजन बंध है फिर से जुड़ जाएंगे, टूटे हुए हाइड्रोजन बंध जो है फिर से नाइट्रोजनी क्षार जो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और इस तरह से क्या हो गया? दोनों कुंडलन आपस में जुड़ गए, और इसे कहेंगे क्या? डीएनए का पुनः आकृतीकरण। ठीक, तो डीएनए का विकृतीकरण में क्या होता है? तो दोनों कुंडलन अलग हो जाते हैं गर्म करने पर, और अलग होने का क्या मतलब कि उनके मध्य जो नाइट्रोजनी क्षारों के बीच हाइड्रोजन बंध होता है वो टूट जाता है। और पुनः आकृतीकरण का क्या मतलब? तो फिर से उसे ठंडा करेंगे तो फिर से हाइड्रोजन बंध द्वारा जो नाइट्रोजनी क्षारें आपस में जुड़ जाएंगे और दोनों कुंडलन फिर से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो यही होता है क्या? डीएनए का क्या? तो विकृतीकरण और आकृतीकरण। इतनी बात समझ में आई। तब हम आगे जानते हैं क्या? तो रेखाकार व वृत्ताकार डीएनए के बारे में। क्या? रेखाकार व वृत्ताकार डीएनए। रेखाकार व वृत्ताकार डीएनए। सबसे पहले हम जानेंगे रेखाकार डीएनए। रेखाकार डीएनए, हाँ, तो रेखाकार डीएनए है क्या? तो वह डीएनए जिसके दोनों छोर स्वतंत्र हो, एक दूसरे से जुड़े न हो, यानी कि डीएनए जिसके दोनों छोर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जिस डीएनए के दोनों छोर क्या हो? स्वतंत्र हो, उसे कहा जाता है रेखाकार डीएनए। जैसे देखिए, ये जो
संरचना है, यहाँ पे क्या है, एक 5 इंड वाला छोर है और दूसरा जो है 3 इंड वाला। उसी तरह से दूसरे का 3 इंड वाला और 5 इंड वाला, दोनों छोर क्या है, स्वतंत्र है, एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। तो इसे ही हम कहेंगे क्या, रेखाकार डीएनए। यानी कि जिस डीएनए का दोनों छोर जो है स्वतंत्र होता है उसे ही कहा जाता है रेखाकार डीएनए। अब इस तरह का डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इस तरह का जो डीएनए होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब जो है बात कर लेते हैं वृत्ताकार डीएनए की। वृत्ताकार डीएनए यानी कि वह डीएनए जिसके दोनों छोर एक दूसरे से जुड़े हो, स्वतंत्र नहीं हो, तो ऐसे डीएनए को कहा जाता है वृत्ताकार डीएनए। वह डीएनए जिसके दोनों छोर एक दूसरे से जुड़े हो, एक दूसरे से जुड़े हो, इसे ही कहा जाता है क्या, वृत्ताकार डीएनए। जैसे देखिए यहाँ पे जो है इस संरचना में डीएनए के दोनों छोर जो है क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अतः यह कौन सा डीएनए होगा, वृत्ताकार डीएनए। ये कौन सा डीएनए होगा, तो वृत्ताकार डीएनए। यह डीएनए कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, वृत्ताकार डीएनए किन कोशिकाओं में पाया जाता है, तो इसके एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक कोशिका। उदाहरण इसके आएंगे क्या, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और दूसरी बात, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी वृत्ताकार डीएनए पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के किस भाग में, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कहाँ कहाँ पे, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया व लवकों में, माइटोकॉन्ड्रिया व लवकों में कौन सा डीएनए पाया जाता है, तो वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। इतनी बात आई समझ में कि वृत्ताकार डीएनए क्या होता है, तो जिसका दोनों छोर एक दूसरे से जुड़ा हो। और रेखाकार डीएनए कौन सा होता है, जिसका दोनों छोर जो है एक दूसरे से अलग हो, जुड़ा हुआ न हो। और ये दोनों कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी बात हम यहाँ पे कर चुके हैं, ये भी बात जो है हम यहाँ पे कर लिए हैं। अब हम जानेंगे डीएनए के 5 स्वरूप, डीएनए के 5 स्वरूप। चलिए निकालते हैं डीएनए के 5 स्वरूप। डीएनए के 5 स्वरूप, 5 स्वरूप, इसे कह सकते हैं डीएनए के 5 प्रकार। 5 डीएनए के कौन कौन से रूप होते हैं, तो जो डीएनए के 5 रूप होते हैं वो है कौन, तो ए, बी, सी, डी व जेड डीएनए। जेड डीएनए, ए, बी, सी, डी व जेड डीएनए। डीएनए के ये 5 स्वरूप हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जेड डीएनए, क्योंकि यही पूछता है बार बार कि जेड डीएनए है क्या। ठीक, तो पांचों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये स्वरूप कह सकते हैं डीएनए में कितने पाए जाते हैं, तो 5 स्वरूप पाए जाते हैं, ए, बी, सी, डी व जेड डीएनए। इनको कैसे वर्गीकृत किया गया है, तो न्यूक्लियोटाइडों की संख्या के आधार पर,
न्यूक्लियोटाइडों के बीच दूरी के आधार पर और कुंडलनों के घुमाव के आधार पर, यानी कि कुंडलन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त घूम रहे हैं या वामावर्त घूम रहे हैं, इसके आधार पर जो है डीएनए को 5 भागों में बांटा गया है। ए बी सी डी व जेड डीएनए के नाम से इनको जाना जाता है। अब जो है हम यहाँ पे पहला जानेंगे कौन सा, तो ए डीएनए। ए डीएनए ये है क्या, ए डीएनए। तो इनके प्रत्येक कुंडलिनी में 11 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने, तो प्रत्येक कुंडलिनी में 11 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और दूसरी बात, इसके दोनों कुंडल दक्षिणावर्त घूमते हैं। दोनों कुंडल दक्षिणावर्त बोला जाए तो क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में दोनों कुंडल किस तरह से घूमे होते हैं, तो घड़ी की दिशा में। ठीक, इतनी बात आई समझ में। तो जान लेते हैं सेकेंड क्या है, तो बी डीएनए। इसमें क्या होता है बी डीएनए में कि प्रत्येक कुंडलनों में जो क्षार युग्मों की संख्या होती है, यानी कि न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहें या क्षार युग्म, ठीक, क्षार युग्म यहाँ पे कह सकते हैं। क्षार युग्मों की संख्या 11 होती है और इनमें जो है क्षार युग्मों की संख्या 10 होती है। प्रत्येक कुंडलिनी में क्षार युग्मों की संख्या 10 होती हैं, 10 क्षार युग्म। और इनके दोनों कुंडलनों का घुमाव भी होता है दक्षिणावर्त, यानी कि इसको कहेंगे क्लॉकवाइज। जान लेते हैं थर्ड जो है क्या, सी डीएनए। इसमें क्या होता है, तो इसके प्रत्येक कुंडलनों में जो क्षार युग्मों की संख्या होती है वह 9.33 होते हैं क्षार युग्म। कितने, तो 9.33। उसके बाद से ये भी दक्षिणावर्त का घुमाव होता है दोनों कुंडलनों का, दक्षिणावर्त। दोनों कुंडलन किस दिशा में घूमते हैं, तो दक्षिणावर्त में। उसके बाद से फोर्थ होगा डी डीएनए। तो इनके प्रत्येक कुंडलनों में जो है क्षार युग्मों की संख्या होती है 8। प्रत्येक कुंडलनों में 8 क्षार युग्म पाए जाते हैं और इनके दोनों कुंडलन का घुमाव होते हैं क्या, तो दक्षिणावर्त। इनका भी होता है दक्षिणावर्त, बोले तो क्लॉकवाइज, क्या, क्लॉकवाइज। अब जान लेते हैं पांचवा जो होगा जेड डीएनए। और इनमें जो क्षार युग्मों की संख्या होती है प्रत्येक कुंडलिनी में, इनमें जो है क्षार युग्मों की संख्या होती है प्रत्येक कुंडलिनी में, वो जो है सबसे अधिक होती हैं, 12 क्षार युग्म होते हैं इनमें। और इनका घुमाव, दोनों कुंडलनों का घुमाव जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज, इसको कहेंगे वामावर्त, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज इनका घुमाव होता है। तो इतनी बात याद रखिए, डीएनए के 5 स्वरूप ए बी सी डी व जेड, जिसमें कि ए बी सी डी दोनों जो है ये चारों दक्षिणावर्त में घूमते हैं और जेड डीएनए जो होता है वह एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि वामावर्त में घूमता है। ठीक, तो इतनी बात याद रहेगी। तब हम थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जेड डीएनए किस में पाया जाता है। तो ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि व गुणसूत्र में, ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि व गुणसूत्र में, ये बात याद रखिए, ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि व गुणसूत्र में पाया जाता है कौन सा डीएनए, जेड डीएनए। ठीक, इतनी बात आई समझ में, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला जानेंगे कोडिंग व नॉन कोडिंग डीएनए। अगला जान लेते हैं क्या,
कोडिंग व नॉन कोडिंग डीएनए। कोडिंग व नॉन कोडिंग, सबसे पहले जानेंगे कोडिंग डीएनए। कोडिंग डीएनए ये क्या होता है? कोडिंग डीएनए, तो डीएनए का वह भाग जो आरएनए के निर्माण में भाग लेता है। डीएनए का वह भाग जो आरएनए के निर्माण में भाग लेता है उसे कोडिंग डीएनए कहते हैं। यानी कि डीएनए का वह भाग जो आरएनए के निर्माण में भाग लेता है उसे कोडिंग डीएनए कहा जाता है और उसी को नाम दिया जाता है एक्सॉन्स। उसे कोडिंग डीएनए या एक्सॉन्स कहते हैं। एक्सॉन्स कहते हैं। क्या मतलब कि पहले भी बताया गया है डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से बनता है क्या? प्रोटीन। ये पहले भी बात बताया जा चुका है। तो डीएनए का जो भाग आरएनए को बनाने में भाग लेता है उसी को कहा जाता है कोडिंग डीएनए या उसी को एक्सॉन्स नाम दिया जाता है। और नॉन कोडिंग डीएनए क्या होता है? नॉन कोडिंग डीएनए, तो डीएनए का वह भाग जो आरएनए निर्माण में यानी कि आरएनए को बनाने में भाग नहीं लेता है उसे क्या कहते हैं? नॉन कोडिंग डीएनए। नॉन कोडिंग डीएनए या इंट्रॉन्स कहते हैं। नॉन कोडिंग डीएनए या उसे ही इंट्रॉन्स कहते हैं। यानी कि डीएनए का वह भाग जो क्या करता है? आरएनए को बनाने में भाग नहीं लेता है उसे कहा जाता है नॉन कोडिंग डीएनए या इंट्रॉन्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे समझिए, ये डीएनए के कुछ भाग है, ठीक। यहाँ पे जो है एक्सॉन है, यहाँ पे इंट्रॉन है, एक्सॉन, इंट्रॉन। तो यहाँ पे जो है एक्सॉन क्या कर रहा है? आरएनए को बनाने में भाग लेता है और इंट्रॉन जो है क्या करता है? तो आरएनए को बनाने में भाग नहीं लेता है। इसलिए एक्सॉन क्या है? तो कोडिंग डीएनए है और इंट्रॉन क्या है? तो नॉन कोडिंग डीएनए है। इंट्रॉन क्या है? तो नॉन कोडिंग डीएनए है। डीएनए में एक क्रिया होती है, डीएनए में एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है स्प्लाइसिंग। डीएनए में एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है स्प्लाइसिंग। डीएनए में एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है स्प्लाइसिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है? तो इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, इंट्रॉन्स को जो है रिमूव किया जाता है। इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड। इंट्रॉन्स जो है क्या होते हैं? यहाँ पे रिमूव होते हैं, यानी कि बाहर यहाँ से हट जाते हैं, डीएनए से हट जाते हैं। तब क्या बचेगा यहाँ पे? तब इंट्रॉन्स हट जाएगा तो केवल एक्सॉन बचेंगे। एक्सॉन और एक्सॉन ये सभी क्या करेंगे? तो आरएनए का संश्लेषण करेंगे। ये सभी क्या करेंगे? तो आरएनए का संश्लेषण। बात समझ में आई इतनी? तो आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और आगे जानेंगे क्या
तो यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक डीएनए में अंतर। आगे जानेंगे क्या? यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए में अंतर। यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए में अंतर। यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक डीएनए में अंतर। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डीएनए में क्या अंतर होता है? तो सबसे पहले हम जानेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के डीएनए में अंतर। यूकैरियोटिक कोशिका के डीएनए में अंतर, डीएनए के गुण। ठीक, तो यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे पहली बात कि हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका के डीएनए में क्या पाया जाता है? तो डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका के डीएनए के साथ साथ क्या पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। उसके बाद से इसका जो ये यूकैरियोटिक डीएनए कहाँ पे होगा? तो यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है वह कहाँ पे होता है? तो केंद्रक में होता है, केंद्रक में। और दूसरी बात कि माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में व लवक में। कहाँ? तो लवक में। ये कौन सा डीएनए है? तो यूकैरियोटिक डीएनए, उसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है और यह डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है और केंद्रक में ही यह डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और लवक में भी। इसका डीएनए कहाँ पे पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक नहीं होता है इसलिए यह जो है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो ये याद रखना है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कहाँ होता है? तो डीएनए केंद्रक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और लवक में होता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए होता है उसके साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है और कोशिका द्रव्य में यह पाया जाता है। यह डीएनए कहाँ पे पाया जाएगा? तो कोशिका द्रव्य में। ठीक, इतनी बात आई समझ में? तो ये हो गया यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए। यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए। ठीक, तो यहाँ पे जो है डीएनए के और भी बहुत सारे डिफरेंस जो है दिए हुए, अंतर दिए हुए आपके एनसीईआरटी बुक में। तो वहाँ से आप जो है पढ़िएगा। जो मुख्य जो है वो हमने बता दिया कि डीएनए, यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए में क्या अंतर होता है, क्या अंतर होता है। अब बात कर लेते हैं हिस्टोन प्रोटीन का। मिटाते हैं ये। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? तो इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी हम हिस्टोन प्रोटीन को यहाँ पे बता रहे हैं। ये जो है गुणसूत्र है। क्या है? तो गुणसूत्र है। और इसकी जो संरचना होती है हाईली कंसेप्ट होती हैं, यानी कि अति संघनित अवस्था होती हैं। इसमें जो है गुणसूत्र पर इस तरह से धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, हाईली कंपैक्ट, यानी कि अति संघनित स्थिति होती है। ये धागे जैसी संरचनाएं गुणसूत्र पर स्थित होती हैं। अब बात करेंगे कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन कहाँ होता है। हिस्टोन प्रोटीन की
क्योंकि अभी बताया गया कि डीएनए में जो है हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पे होता है? यदि हम इसका एक काट काटें, इसका जो है काट काट करके अलग करें, तो ये संरचनाएं कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगी। ऐसी संरचनाएं जो है दिखाई देती है। उसके बाद से जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने? तो ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। H2A, H2B, H3 व H4। ये जो है H2A है, H2B, H3, H4। और ये जो धागे जैसी संरचना है, ये जो धागे जैसी संरचना है, ये क्या होती है? तो हिस्टोन प्रोटीन को पूरा रैप्ड किए होती हैं, लपेटे होती हैं। जैसे कि एक गेंद होता है, गेंद को चारों ओर से रस्सी से लपेट लिया जाए, उसी तरह से ये जो संरचना होती हैं, ये जो हिस्टोन प्रोटीन को चारों ओर से लपेटे रहती हैं। हिस्टोन प्रोटीन के जो है प्रत्येक के 2-2 अणु होते हैं, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, उसको जो है पूरा दिखाया नहीं जा सकता है। यहाँ पे H2A, ये भी H2A, ये होगा H2A, H3 और ये होगा H4। तो ये जो है क्या है? तो 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन, H2A, H2B, H3, H4, और प्रत्येक के 2-2 अणु, प्रत्येक के 2-2 अणु। और इसको चारों ओर से ये जो धागे जैसी संरचनाएं हैं वो क्या होती हैं? तो लपेटे रहती हैं। चारों ओर से ये धागे जैसी संरचनाएं लपेटे रहती हैं। ये क्या है? तो एक गुणसूत्र और हिस्टोन प्रोटीन की संरचना है। गुणसूत्र और हिस्टोन प्रोटीन की संरचना है। तो यहाँ पे जो ये हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसको बोला जाता है हिस्टोन ऑक्टेन। यहाँ पे 4 और 4 संरचनाएं 8 होती है ना, तो इसे कहेंगे क्या? हिस्टोन ऑक्टेन। इसे क्या कहा जाएगा? हिस्टोन ऑक्टेन। और ये जो पार्ट है दोनों, डीएनए और इसके साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को साथ साथ में बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। इतनी बात समझ में आई कि क्या न्यूक्लियोसोम किसे कहेंगे? तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए को साथ साथ में बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। ठीक, तो इसका जो है आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। गुणसूत्र में क्या क्या होते हैं? पहली बात, गुणसूत्र में क्या क्या होते हैं? तो गुणसूत्र में 2 चीज़ होते हैं। गुणसूत्र इसमें जो है 2 चीज़ होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है हिस्टोन। ये वाला पार्ट जो है डीएनए, ये वाला पार्ट जो है क्या है? हिस्टोन है। ठीक, इतनी बात आई समझ में? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे डीएनए एवं आरएनए में अंतर। डीएनए एवं आरएनए में अंतर। देखिए, तो डीएनए एवं आरएनए में बहुत से अंतर होते हैं, डीएनए एवं आरएनए में। तो यहाँ पे जो मुख्य होगा वही हम बताएंगे, जो कि बार बार रिपीट करता है, एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले बात डीएनए के बारे में जानते हैं। तो डीएनए में कौन सा शर्करा पाई जाती हैं? तो डीएनए में जो है डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती हैं। कौन सा? तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती हैं? तो राइबोस शर्करा। ठीक, तो ये एक अंतर हुआ कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जाता है और आरएनए में जो है राइबोस शर्करा पाई जाती हैं। उसके बाद से डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी बेस होते हैं? तो एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थायमिन होता है। और इसमें कौन कौन सा नाइट्रोजनी बेस होता है?
तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये तीनों तो होते हैं, लेकिन थायमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है। तो ये बात याद रखना है, थायमिन के स्थान पे क्या होता है, तो यूरेसिल होता है। उसके बाद से डीएनए जो होता है कहाँ पे पाया जाता है, तो डीएनए जो है केंद्रक में होता है, केंद्रक में। उसके बाद से माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में व लवक में। ये जो डीएनए होता है कहाँ कहाँ पे होता है, तो केंद्रक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है व लवक में। लेकिन आरएनए कहाँ पे होता है, तो यह जो होता है वह कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है। कहाँ पे, तो कोशिका द्रव्य में। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमने कुछ मुख्य मुख्य अंतर बताया, किसका, तो डीएनए एवं आरएनए का। डीएनए का जो शर्करा होता है वो डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और आरएनए का जो होता है राइबोस शर्करा। डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व यूरेसिल, यानी कि डीएनए में यूरेसिल अब्सेंट होता है, साइटोसिन प्रेजेंट होता है। और आरएनए में जो है यूरेसिल प्रेजेंट होता है, थायमिन जो है अब्सेंट होता है। यहाँ पे थायमिन प्रेजेंट होता है, साइटोसिन हमने बोला। ठीक, उसके बाद से ये कहाँ पे डीएनए होता है, तो डीएनए केंद्रक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और लवकों में होता है। लेकिन ये कहाँ पे होता है आरएनए, तो यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इतनी बात आई समझ में। अब हम थोड़ा सा डीएनए का कार्य पर चर्चा करेंगे कि डीएनए का क्या कार्य होता है। तो सबसे पहली बात कि डीएनए समस्त जीवधारियों का आनुवांशिक पदार्थ है। अब हम इसे बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, बात को हमारी समझिए। डीएनए जो है समस्त जीवधारियों का आनुवांशिक पदार्थ है, और इसलिए यह क्या करता है कि जनकों से आनुवांशिक लक्षणों को संतानों में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। सबसे इसका यह मुख्य कार्य है। दूसरी बात कि प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित सूचनाओं को, यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए उससे संबंधित सूचनाओं को एमआरएनए तक पहुंचाता है। उसके बाद से इसका क्या कार्य होता है, तो कोशिका में उपस्थित जो क्रियाएं होती हैं, जैसे कि विभाजन है, वृद्धि है, प्रोटीन संश्लेषण है, इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण करने का कार्य किसका होता है, तो डीएनए का होता है। उसके बाद से डीएनए के कारण ही जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। डीएनए के कारण ही जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। दूसरी बात कि डीएनए पर जीन के खंड होते हैं, जीन के खंड, इस कारण से इनमें जीन उत्परिवर्तन होता है, जीन उत्परिवर्तन। तो ये बात हुई कुछ डीएनए के कार्यों की। तो यहाँ पे हमने जो है जो मुख्य मुख्य इम्पोर्टेंट था डीएनए से संबंधित, उस पर हमने चर्चा किया। आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह डीएनए रिप्लिकेशन होगा, यानी कि डीएनए से डीएनए का निर्माण कैसे होता है। ये थोड़ा सा जटिल भाग होगा, और उसे समझने के लिए आपको जो है ये पीछे के जितने भी पार्ट्स हैं बार बार रिपीट करके 2-3 बार देख लेना चाहिए और सब कुछ याद कर लेना चाहिए, तब जा कर के आगे के जो पार्ट्स हैं वो समझ में आएगा। तो आगे के पार्ट्स में हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और इसे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।